नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि मुंशी प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो आपने हिंदुस्तान को नहीं पढ़ा। तो चलो शुरू करते हैं। तो उनकी सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं, नशा। ईश्वरी एक बड़े जिम्मेदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाला चौक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला मंजा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावत उसका पहलू कुछ और कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते ही रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुरा कर रहता। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यही था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उड़नता होती है, इसमें उसे प्रचुर भाग मिलता था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूर से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती और बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरता पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर ना जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे और ना ही घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि वो मुझे जो कुछ भी देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। उसने उसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मुआमिला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से आसन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं, तो जमींदारों का कहीं पता ना लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पढ़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राइज हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती है, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोग ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारख की खानसामों को ये पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और बिच्छर लग्गू कौन, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में ही मिल जाता हो। एक अट्ठन्नी तो चलते समय ईश्वरी नहीं देती, फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था
जिससे वह ईश्वरी की सेवा कर रहे थे, क्योंकि ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इस तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयास से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 5 बेकारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर परिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कोवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए आपकी बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इससे घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से उनका भी जवाब इनकारी ही था। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। इसने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहने ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यो कहा कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय में पकड़ कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई पाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा तो होता तो दादू तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिजई और चमरोंदे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेकार में पकड़े गए थे और उन्हीं से 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि वह सफ़ेद जूड उस वक्त मुझे हास्यप्रद ना जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तर आता जाता। मैं सहसवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा 2 कालो रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियाँ काँप रही थी। मैंने चेहरे पर सिक्का न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था, इमाम बाड़े का सा। फाटक, द्वार पे पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं। एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने माता पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, उसी अतिशयोक्ति के साथ। ऐसी हवा बांधी कि कुछ पूछ ही ना। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई माह से तो मुझे हजूर हजूर कहने लगे।
जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलित कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटरमर्दी और ना जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतरों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की बात अपनी धोती भी छोड़ दी। हमने हाथों अपनी धोती छाटते शर्मा रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डरते, यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा ये विचार ना जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्रों को खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे थे, कहीं मछलियाँ चिड़ियों का शिकार कर खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज में जमे। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनाते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घिरे रहता। हमने हाथों हिलाने की कोई जरूरत ही नहीं, केवल जबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा जलने को खड़े। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछवा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथ से कैसे अपना बिछावना बिछा सकते हैं? उनकी मानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात होगी। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से चपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा, कोई 11:30 बजे मेहर आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही नहीं रही। अब जो याद आई तो भागव आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार की हो गए हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी इधर उधर लगा हुआ था। मैं लैंप नदारत। देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर बोल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं कि मैं लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों को यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं ये सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, अब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। जो ही स्वराज हुआ, हमने अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग
बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरी कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुँचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पाठ खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित पीने और देवतत्व की मोहर हर एक हड्डे पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा नाम दूँ, लेकिन वो सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठठाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां बोकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटरव्यू क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ईश्वर ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह ना थी। कहीं आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते आ जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन में कहा, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गटर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह ना मिली थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आके मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक तो जब किए बैठा रहा, चुप। एकाएक मुझे क्रोध आया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढेल दिया, 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पे जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध? अमीर होकर के आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। यह भी अंग्रेजी राज है, इसका आप बखान कर रहे हैं, एक ग्रामीण बोला। दफ्तर मादूस पावत नहीं, उस पे इतना मिजाज। ईश्वी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर। फिर और मेरा नशा कुछ उतरता हुआ मालूम होता है।